जोहार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मेंटोर में। आज हम इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CNT एक्ट 1908 का अध्याय 9 से 12 तक। और हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं जो इसके कुछ खास अध्यायों को समझने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ धाराओं को पढ़ना नहीं है। हम धारा 51 से लेकर 75 तक के सफर को एक कहानी की तरह देखेंगे, एक किसान की नजर से, है ना? हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है लगान से, जमीन का किराया। सही, सबसे पहला सवाल यही आता है। तो ये लगान, क्या इसे कभी भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है? नहीं, यहीं पर कानून एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। धारा 51 का एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती है। क्या? वो कहती है कि अगर किसी जमीन का लगान स्थायी बंदोबस्त के समय से नहीं बदला है। अरे, परमानेंट सेटलमेंट? वो तो अंग्रेजों के जमाने की बात है। जी हाँ, उसी समय से अगर तब से लगान नहीं बदला है तो ये माना जाएगा कि उसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता। ये एक तरह से स्थिरता देता है। अच्छा, और इसे चुकाने का तरीका क्या है? क्या साल में एक बार पूरा देना होता है? नहीं, धारा 52 काश्तकारों की सहूलियत देखती है। लगान को कृषि वर्ष की हर तिमाही के आखिर में देना है, मतलब साल में 4 किस्तों में, ताकि किसान पर एक साथ बोझ ना पड़े। बिल्कुल। और ये भुगतान करना कहाँ होता है? इसके लिए धारा 53 दो बहुत सीधे रास्ते बताती है। पहला, आप सीधे मालगुजारी कचहरी में जाकर नकद जमा कर दें। ठीक है। या फिर दूसरा, आप उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर को सीधे मनी ऑर्डर से भी भेज सकते हैं। चलिए, भुगतान तो हो गया, पर इसका सबूत क्या है? यहीं पर रसीद की बात आती होगी, है ना? और ये सिर्फ एक सबूत नहीं, ये काश्तकार का अधिकार है। धारा 54 साफ कहती है कि लगान मिलते ही भूस्वामी को एक साइन की हुई रसीद देनी ही होगी। देनी ही होगी, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा? कोई बहाना नहीं। और अगर कोई भूस्वामी मान लीजिए रसीद देने से मना कर दे तो उसके लिए सजा है। धारा 54 में ही दंड का प्रावधान है। सजा रसीद न देने पर? हाँ, रसीद न देने पर भूस्वामी या उसके एजेंट को 1 महीने की साधारण जेल या 100 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अरे वाह! और काश्तकार के पास भी एक रास्ता है। धारा 55 के तहत अगर उसे रसीद नहीं मिलती तो वो लगान सीधा उपायुक्त की अदालत में जमा कर सकता है। अच्छा। और एक बार उपायुक्त से रसीद मिल गई, फिर वो पूरी तरह सुरक्षित है, उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। ठीक है। अब उस स्थिति पर आते हैं जब लगान समय पर नहीं चुकाया जाता, जिसे बकाया कहते हैं, सही? जी, अरियर्स। धारा 58 के मुताबिक अगर तय तारीख के सूर्यास्त तक लगान नहीं चुकाया गया तो वो बकाया माना जाएगा और उस पर ब्याज भी लगेगा। कितना ब्याज? ज्यादा से ज्यादा 6.25% सालाना, वो भी साधारण ब्याज। इसमें कोई छूट भी है? हाँ, एक छूट है। अगर बकाया अगले कृषि साल के अंदर चुका दिया तो ब्याज सिर्फ 3% ही लगेगा। और अगर कोई तब भी न चुका पाए? इसका सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है? ये सुनने में ही थोड़ा गंभीर लगता है। और ये है भी बहुत गंभीर। धारा 59 कहती है कि बकाये की वजह से काश्तकार की जोत का पट्टा रद्द हो सकता है, मतलब उसे बेदखल किया जा सकता है। बेदखल? हाँ। और धारा 60 इसे और भी मजबूत बनाती है। वो कहती है कि लगान जोत पर प्रथम भार है, फर्स्ट चार्ज। प्रथम भार? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उस जमीन पर सबसे पहला हक भूस्वामी के लगान का है। लगान की वसूली के लिए काश्तकारी को बेचा जा सकता है और जो खरीदेगा उसे वो जमीन भार मुक्त मिलेगी। मतलब हर तरह के दूसरे कर्ज से आजाद? बिल्कुल। अच्छा। कई बार लगान पैसे में नहीं बल्कि अनाज के रूप में दिया जाता था। क्या उसे बदलने का कोई नियम है? जी हाँ, धारा 61 और 61A इसी बारे में है। वस्तु रूप में दिए जाने वाले लगान को पैसे में बदला जा सकता है। ये कैसे होता है? उपायुक्त के पास आवेदन देकर, या वो खुद भी ऐसा कर सकते हैं। और एक बार लगान का रूप बदल गया तो धारा 62 एक लॉक इन पीरियड लगा देती है। 15 साल तक उसे फिर से बदला नहीं जा सकता। ये तो दोनों पक्षों के लिए अच्छा है, स्थिरता बनी रहती है। सही कहा। और अगर कोई कानून से ज्यादा वसूलने की कोशिश करे? अवैध वसूली धारा 63 से सीधा अपराध मानती है। तय लगान से ज्यादा वसूलने पर 6 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। चलिए, अब बंजर भूमि की बात करते हैं। अगर किसी को बंजर भूमि मिलती है खेती के लिए तो क्या होता है? धारा 63A के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्त एक पट्टे यानी एक अग्रीमेंट से होता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त है।
धारा 63B कहती है कि अगर 5 साल तक उस जमीन पर खेती नहीं की गई तो उपायुक्त उस बंदोबस्त को रद्द कर सकता है। मतलब जमीन को खाली नहीं छोड़ सकते? नहीं। मैंने एक और बहुत खास शब्द सुना है, कोड़कर। ये क्या होता है? कोड़कर ये इस कानून की आत्मा है एक तरह से। कोड़कर वो धान का खेत है जिसे किसी रैयत ने अपनी मेहनत से पड़ती या टांड भूमि को तोड़कर बनाया हो। मतलब बेकार पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाया हो। जी, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की इजाजत लेनी पड़ती है। क्या किसी भी जमीन को कोड़कर बना सकते हैं, जैसे बगीचे को? नहीं नहीं, धारा 66 में कुछ पाबंदियां हैं। बगीचे, खेती की जमीन या वास भूमि को कोड़कर नहीं बनाया जा सकता। तो जो रैयत इतनी मेहनत करता है, उसे कानून क्या खास अधिकार देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार। धारा 67 के तहत जैसे ही रैयत कोड़कर तैयार करता है, उसे उस पर तुरंत अधिभोगाधिकार मिल जाता है, ऑक्यूपेंसी राइट्स। तुरंत? मतलब 12 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं, और इनाम यहीं खत्म नहीं होता। और क्या है? शुरू के 4 सालों तक उस जमीन पर कोई लगान नहीं देना होता। 4 साल तक लगान माफ? हाँ, और 4 साल बाद जब लगान तय होगा भी, तो वो गांव की तीसरी श्रेणी की धान की जमीन की दर के आधे से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मेहनत का सम्मान है। सच में, ये तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। अब उस विषय पर आते हैं जिसका डर हर काश्तकार को होता है, बेदखली। कानून उन्हें कैसे बचाता है? धारा 68 एक सुरक्षा कवच है। वो साफ कहती है कि बिना कोर्ट की डिक्री या उपायुक्त के आदेश के किसी भी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता। और बेदखली का आदेश भी सिर्फ कृषि वर्ष के अंत में ही लागू होगा, है ना? जी हाँ, धारा 70 यही कहती है, ताकि खड़ी फसल बर्बाद ना हो। और अगर मामला चल रहा हो तो क्या कोई राहत मिल सकती है? हाँ बिल्कुल। धारा 69 के तहत अगर काश्तकार सुनवाई के दौरान ही बकाया चुका दे तो बेदखली की कार्रवाई वहीं रद्द हो जाएगी। और अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से, मतलब जबरदस्ती निकाल दिया गया हो तो धारा 71 उपायुक्त को शक्ति देती है कि वो ऐसे काश्तकार को कब्जा वापस दिलाए। इसके लिए कोई समय सीमा भी है? हाँ, अधिभोगी रैयत के लिए 3 साल और बाकी मामलों में 1 साल के अंदर आवेदन देना होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक पर, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए। जी, धारा 71 क, जिसे SAR कार्रवाई भी कहते हैं। ये क्या है? ये कहता है कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति सदस्य की भूमि धारा 46 का उल्लंघन करके या किसी धोखे से किसी और को ट्रांसफर की गई है, हाँ। तो उपायुक्त उस भूमि को मूल रैयत को वापस दिला सकता है। किसी भी समय, मतलब अगर 20-30 साल भी हो गए हों तब भी? जी, इस पर समय सीमा का सामान्य कानून लागू नहीं होता। ये एक असाधारण शक्ति है। और अगर उस अवैध रूप से ली गई जमीन पर किसी ने घर बना लिया हो तो? अगर भवन 30 साल के अंदर बना है तो उपायुक्त उसे हटाने का आदेश देगा। लेकिन अगर वो बहुत पुराना है, मतलब 1969 से भी पहले का, तो कीमत चुकाने पर बंदोबस्त का एक विकल्प है। इन नियमों को तोड़ने पर दंड क्या है? धारा 71 ख के तहत 3 साल तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अच्छा, क्या कोई काश्तकार अपनी मर्जी से जमीन छोड़ सकता है? हाँ, धारा 72 में अभ्यर्पण यानी सरेंडर का प्रावधान है। इसकी क्या प्रक्रिया है? उपायुक्त की मंजूरी लेनी होती है और 4 महीने पहले सूचना देनी होती है, नहीं तो अगले साल का लगान भी देना पड़ सकता है। और अगर कोई बिना बतारे लगान दिए बिना ही खेती बंद कर रहे तो? उसे परित्याग मतलब अबैंडनमेंट माना जाएगा। धारा 73 के तहत भूस्वामी 3 साल इंतजार करने के बाद जमीन वापस ले सकता है। आखिर में अगर रैयत की मृत्यु हो जाए तो जमीन का क्या होता है? काश्तकारी खत्म नहीं होती। धारा 74 कहती है कि वो उसके वारिसों को मिल जाती है। अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये थी CNT एक्ट के अध्याय 9 और 10 की एक विस्तृत यात्रा। हमने लगान से लेकर बेदखली से सुरक्षा और कोड़कर भूमि के अधिकारों तक को समझा। बिल्कुल। और अगर कुछ खास बातें याद रखनी हो तो रसीद न देने पर 1 महीने की जेल, अवैध वसूली पर 6 महीने, कोड़कर भूमि 4 साल तक लगान मुक्त, और ST भूमि का अवैध अंतरण होने पर 3 साल तक की जेल। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। अध्याय 11 से
इसकी धारा 76 रूढ़ी की व्यावृत्ति यानी सेविंग ऑफ कस्टम की बात करती है। इसमें साफ लिखा है कि ये अधिनियम किसी भी रूढ़ी, प्रथा या रूढ़िजन्य अधिकार को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा स्पष्ट रूप से ना कहा गया हो। और ये बात बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब कानून आते ही ये नहीं कह रहा कि सब पुराना खत्म। हाँ, वो जमीनी हकीकत और सदियों से चली आ रही परंपराओं को स्वीकार कर रहा है। एक तरह से उनके साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। ये कानूनी प्रणाली और सामाजिक प्रणाली के बीच एक पुल बनाने जैसा है। अच्छा, आगे धारा 77 में सेवा भूधृतियों यानी सर्विस टेन्योर्स का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अलावा यह अधिनियम ऐसी भूधृतियों पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो सेवा भूधृति का मतलब समझना जरूरी है। ये अक्सर वो जमीन होती है जो किसी खास सेवा के बदले में दी जाती है, जैसे गांव के लोहार को या पुजारी को। तो कानून यहाँ राज्य सरकार को ये तय करने का अधिकार दे रहा है कि इन खास मामलों में दखल देना है या नहीं। फिर है धारा 78 वासभूमि यानी होमस्टेड्स के बारे में, और धारा 79 ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि कोई भी भूस्वामी या काश्तकार किसी भी करार मतलब अग्रीमेंट के जरिए इस अधिनियम के प्रावधानों से बच नहीं सकता। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, एक सुपर रूल आप कह सकते हैं। सुपर रूल कैसे? किसी काश्तकार से जबरदस्ती किसी ऐसे अनुबंध पर साइन नहीं करवा सकता जो उनके कानूनी अधिकारों को छीन ले। मतलब आप कानून से बाहर जाकर कोई समझौता कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, आपका प्राइवेट एग्रीमेंट कानून से बड़ा नहीं हो सकता। और धारा 78 भी इसी सुरक्षा को बढ़ाती है। ये पक्का करती है कि किसी रैयत यानी किसान के घर की जमीन भी कानून के दायरे में आए। हाँ, ये दोनों धाराएं बहुत जरूरी हैं। तो अब आते हैं अध्याय 12 पर, जो शायद इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। अधिकारों का रिकॉर्ड बनाना और लगान तय करना। हाँ, धारा 80 राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति देती है। ये अधिकार अभिलेख या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किसी भी भूमि व्यवस्था की नींव है। इसमें होता क्या क्या है? धारा 81 में इसकी लिस्ट है। हाँ, इसमें सब कुछ दर्ज होता है। काश्तकार का नाम, वो किस वर्ग का है, अच्छा, भूमि की स्थिति क्या है, उसका नाप क्या है, भूस्वामी का नाम क्या है, लगान कितना है, हर एक चीज। इसका फायदा यह है कि ये अस्पष्टता को खत्म करता है। जब हर चीज लिखित में होती है तो विवाद की गुंजाइश कम हो जाती है। मतलब यही दस्तावेज कानूनी तौर पर सबूत है कि कौन जमीन का काश्तकार है और उसके क्या अधिकार हैं। बिल्कुल। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, धारा 82 में ये पानी से जुड़े विवादों के सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख तैयार करने का भी आदेश देने की शक्ति देती है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कानून सिर्फ सूखी जमीन के बारे में नहीं है। सही। ये पानी जैसे जरूरी संसाधनों के उपयोग से जुड़े विवादों को भी सुलझाने का एक ढांचा देता है, जो खेती किसानी में बहुत अहम होते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, लगान। धारा 85 उचित लगान का परिनिर्धारण यानी फेयर रेंट तय करने की बात करती है। और ये काम करेगा एक राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर। तो इस राजस्व अधिकारी की भूमिका क्या होती है? यहाँ उसकी भूमिका एक मध्यस्थ और एक जज जैसी हो जाती है। वो तथ्यों के आधार पर तय करता है कि न्याय संगत किराया क्या होना चाहिए, ताकि न तो भूस्वामी का नुकसान हो और ना ही काश्तकार का शोषण हो। बिल्कुल। और मान लीजिए इस प्रक्रिया में कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा भी धारा 86 के तहत यही राजस्व अधिकारी करेगा। तो एक बार रिकॉर्ड बन गया और लगान तय हो गया, उसके बाद क्या? धारा 87 से 93 तक इसी के बारे में है। हाँ, इन धाराओं का सार ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू और तेज बनाया जाए, इसीलिए सिविल कोर्ट के हस्तक्षेप को सीमित किया गया है। मतलब विवाद सीधे राजस्व अधिकारी के पास जाएंगे। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गलती सुधारने का कोई रास्ता नहीं है। धारा 79 पुनरीक्षण की बात करती है और धारा 90 गलतियों में सुधार की। तो एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। बिल्कुल। रास्ता खुला रखा गया है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसे ठीक किया जा सके। धारा 94 में इसमें लिखा है कि अगर रिकॉर्ड में लगान दर्ज हो गया है तो उसे 15 साल तक बढ़ाया नहीं जा सकता। 15 साल? हाँ, और अगर लगान घटाया गया है तो भी उसे 15 साल तक बढ़ाया नहीं जा सकता, और अगर बढ़ाया गया है
तो उसे 7 साल तक और नहीं बढ़ाया जा सकता। ये स्थिरता देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, बहुत बड़ा कदम है ये। स्थिरता मतलब इससे काश्तकार को ये सुरक्षा मिलती है कि उसका लगान मनमाने ढंग से हर साल नहीं बढ़ाया जाएगा। कई सालों के लिए अपनी आर्थिक योजना बना सकता है, उसे एक प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है। इस अध्याय में और भी कई पहलू हैं, जैसे खर्च कौन देगा, समझौते कैसे होंगे। हाँ, धारा 95, 96 ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। APSC और JSSC सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फॉलो करें हमारे टेलीग्राम